बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट ईयर का। ठीक है। और उसके साथ मैंने देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो एनालिसिस होता है वो दो टाइप का होता है। उसके साथ फिर हमने परसेंटेज आपको निकालनी बताई थी। तो आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। हमारा ज़्यादा फोकस जो है एम्पिरिकल फार्मूला पे रहेगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके साथ हम थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपकी बुक पर है नहीं, आता नहीं होता बाय द वे। ठीक है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता होता है। वो मैं आप आगे जाकर बताता हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन वो कैसे बनकर आएगा बेटा जी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों जो है ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आपकी बुक वाले ने दोनों को अलग अलग दिया हुआ है। पहले एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में बता दिया, उसके बाद उसने मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताया है। हालांकि जब आपने इसकी एग्जांपल पढ़नी होती है तो अब आपको फिर आपको दोनों का ही करना पड़ता है। ठीक है। लिहाजा मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आज समझाऊंगा। ठीक है। फिर हम इसके देखेंगे स्टेप्स भी एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी है। डेफिनेशन को लिखने से पहले हम जो है इनका कह लें कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और जब डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप लोग भी अपने लफाज के अंदर उसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपको पता है जी बेटा हमारे पास होता है ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास आ गया से बेंजीन C6 हाइड्रोजन का भी सिक्स हो गया। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। ये बताता हूं कैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है। इसके साथ बेटा आ गया आपके पास से C4H10। ठीक है। C4H10 ये बेटा आपके पास होता है एन ब्यूटेन का फार्मूला। इसको लिख ले बेशक। ये ग्लूकोज का फार्मूला बेटा, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये होता है हमारे पास एन ब्यूटेन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। और चलो एक और लिख लेता हूं मैं CH3COOH जो कि आपको पता है इसको कहते होते बेटा एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है हमारे पास। ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, उसके अंदर पाए जाने वाले कितने एटम हैं। मैं यहां पर इसको अगर लिखूं खोल के तो मैं ये कह सकता हूं बेटा मेरे पास कार्बन के 6 एटम है, मेरे पास और हाइड्रोजन के 12 एटम है, मेरे पास ऑक्सीजन के बेटा 6 एटम है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि मेरे पास बेंजीन जो है इसकी 6/6 रेशो है। ठीक है। इसी तरह आप यहां पर देख लें तो 4/10 रेशो है एन ब्यूटेन के अंदर। और एसिटिक एसिड में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन अगर मैं पहले लिखूं तो कार्बन के आएंगे एक और एक, दो कार्बन के आ गए। ठीक है। इसके साथ बेटा हाइड्रोजन के 3 और एक 4 आ गए। और बेटा मेरे पास ऑक्सीजन के बेटा आ गए 2। तो ये रेशो मेरे पास किसकी आ गई बेटा? ये एसिडिक एसिड की है। ठीक है। यहां से आपको होप्स हो के इसकी डेफिनेशन का पता चल ही गया होगा। इतनी की मुश्किल नहीं है भाई, मैट्रिक लेवल में आ जाती है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? देखो जरा मैं यहां पर लिख देता हूं बाय द वे इसकी डेफिनेशन। इट गिव्स या टेल्स कह लो, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in a molecule of the compound। ठीक है।
इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ठीक है ना। अब ये थोड़ी का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक से ज्यादा होते हैं ना बाय द वे, ठीक है। तो एक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल लिया और उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। यह डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं, इट टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ऐसे कह लो सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। यानी टोटल या एग्जैक्ट कितने एटम से मिलके कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है बेटा कंपाउंड, ये आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। यानी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बता रहा है कि मेरे पास ग्लूकोज का करके मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन के कितने एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम पाए जाते हैं। इसी तरह बेंजीन का अगर फार्मूला है, मेरे पास मॉलिक्यूल है से उसमें कितने कार्बन के एटम पाए जाते हैं और कितने हाइड्रोजन के। इस तरह एन-ब्यूटेन और एसिडिक एसिड है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंट करता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर आप इक्वेशन ले आओ, मैं इनको तमाम को ऐसे लिख लूंगा, मतलब कार्बन है ना मेरे पास, तो मैं कार्बन के रेशियो क्या लिखूंगा बेटा, कार्बन के रेशियो मेरे पास 6, ठीक है। हाइड्रोजन के रेशियो बेटा थी मेरे पास 12, आगे यानी कितने वो पाए जाते हैं एटम, ऑक्सीजन के बेटा 6, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये जो है मेरे पास कार्बन की 6 है, इसके 12 है, इसके 6 है, तो ये सारे 6 पर तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा बेटा 1:2:1। अब आपको पता है पहला क्या था बेटा कार्बन, दूसरा क्या था बेटा हाइड्रोजन, और ये वाला क्या था बेटा ऑक्सीजन। तो आपके पास क्या निकल के आया, ये एक फार्मूला निकल के आया जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, या सिंपल होल नंबर रेशियो है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूले की, ठीक है। इसी तरह जो आपको दूसरी एग्जांपल दी थी मैंने बाय द वे, जो कि हमारे पास बेंजीन की थी, बेंजीन में कार्बन के 6 थे, हाइड्रोजन के भी 6 थे, अगर आप करें तो ये भी 6 पे डिवाइड हो जाएगा बाय द वे, तो ये क्या बनेगा 1:1, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो मेरे पास आया है, ठीक है, ये बेंजीन का एक वो फार्मूला है जिसकी रेशियो मैंने सिंपलीफाई कर दी या छोटी कर दी, ऐसे कह लो, या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ, आगे था एन ब्यूटेन, इसमें था कार्बन के 6, ठीक है, और हाइड्रोजन के थे 10, ठीक है। अब देखो जरा, ये भी किसी कॉमन डिजिट पे डिवाइड हो जाता है, से ये वाला 2 पे तकसीम हो गया, ये भी 2 से तकसीम हो जाएगा, तो ये 2 मरतबा आ गया, ठीक है, और ये 5 टाइम आ गया, यानी 5 आ गया इसका। अब हमारे पास क्या बेटा कार्बन हमारे पास आया 2 और हाइड्रोजन बेटा आया गया 5, तो ये मेरे पास जो है बेटा ये एन ब्यूटेन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि मेरे पास बेटा एक रह गया था जो कि एसिटिक एसिड था, उसमें कार्बन थी, उसमें हाइड्रोजन था, उसमें ऑक्सीजन था, ठीक है। देखो कार्बन कितनी थी, एक कार्बन ये, दूसरी ये, 2 कार्बन के मैंने लिखे थे। उसके बाद बेटा मैंने लिखा था हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन के थे बेटा 3 और 1 4, तो ये 4 हाइड्रोजन के थे और ऑक्सीजन के बेटा 2 मौजूद थे। ये था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने यहां पर भी आपको रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है। इधर आ जाओ, तो क्या ये किसी कॉमन डिजिट से डिवाइड हो जाता है, हाँ जी कट जाएगा 2 के साथ, ठीक है। तो ये 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा, 1:2:1। तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं CH2O, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये एक एसिटिक एसिड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, समझ आया। और ये फार्मूला इससे थोड़ा सा छोटा भी है, स्मॉल कह लो या स्मॉलेस्ट कह लो, ठीक है। तो जी बेटा आपको मैंने एसिटिक एसिड का, एन ब्यूटेन का, बेंजीन का, ग्लूकोज का जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला था वो यहां पर मेंशन कर दिया बाय द वे आपके सामने अभी। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, इट इज द simplest formula that gives small whole number ratio
बिटवीन द एटम्स ऑफ different elements present in the compound. ठीक है, it is the simplest formula that gives small whole number ratio between the atoms of different elements प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी आपके पास अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल था जो कि ग्लूकोज का था बाय द वे, ठीक है, उस ग्लूकोज के जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बनती है उसकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला फार्मूला बेटा कौन सा होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यानी बहुत सिंपल रेशियो को जो बयान करेगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा वो होगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा एक और भी यहां पर पॉइंट लिख लें, आपके पास बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स गिव एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं यानी वो आ जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर लिखेंगे ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स शो मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आयनिक कंपाउंड डोंट। ठीक है, यानी वो शो नहीं करते। समझ आया बेटा? यानी आयनिक कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। अब सवाल आता है क्यों नहीं होता भाई? जो आयनिक कंपाउंड में उनमें मॉलिक्यूल तो होते ही नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए नहीं जाते। आपको पता है वो 3D क्रिस्टल लैटिस बना के रहते हैं। लाइक आपके पास होता है NaCl। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो 3 डायमेंशन में बल्क अमाउंट में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अकेले कभी नहीं पाए जाते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट शो करते हैं और आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला शो करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? ठीक है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले का क्या आपस में रिलेशन होता है हमने वो दिखना है। यानी N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये आएगा आपके पास, ये रिलेशन है बाय द वे। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कह लो और एम्पिरिकल फार्मूला मास कह लो। जब ये मतलब आपको ये मालूम है, ठीक है, आपको इसका मास मालूम है, आप एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए बेटा आपने सूटेबल डिजिट से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, सूटेबल डिजिट के साथ आपने क्या करना होता है बेटा जी? मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब ये जो सूटेबल डिजिट है ठीक है, या डिजिट की बजाय आप इंटीजर कर लें, आपकी मर्जी है। ये जो इंटीजर आया है ये कहां से निकल के आएगा? ठीक है, ये हमने जो रिलेशन है ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, अभी इस पर बात मैं नहीं करूंगा। इसी लेक्चर में हमने ये वाली चीज भी निकाल लेनी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है तो आप कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं विद द मल्टीप्लाई ऑफ दैट सूटेबल डिजिट। ठीक है बेटा जी, तो मैंने आपको एक रफली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपैरिजन करके दिखा दिया है। ठीक है, कि बहुत मुश्किल बातें मैंने नहीं बताई आपको, आसान सी बातें हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे
हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, पहले आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक तो आती है कंबस्टन एनालिसिस वाली, ठीक है, वो तो उसके इसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास वो हमने कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं वो बेटा हमने देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा कैलकुलेशन steps for the determination of एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है जब आपने कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन से 4 स्टेप होते हैं, यही वो सवाल है लॉन्ग जो कि आपको बोर्ड में आता होता है बाय द वे, ठीक है बेटा। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिया होगा, मैं ये अरेंज कर देता हूं, ठीक है बेटा। और इसकी जगह पर फिर मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसके स्टेप्स और उसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। हाँ जी बेटा, अब हमने एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करना है, यानी अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। कैलकुलेशन स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे कह लो, ठीक है। ये सिंपल लिख लो जी आपने कि एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पर हम बाद में आते हैं जो मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको कल वाले लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूं कि आपने परसेंटेज कैसे फाइंड करनी होती है। अगर आपको याद पड़ता हो, हमने कल बोला था कि परसेंटेज ऑफ कोई भी एलिमेंट ले लो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, से हमारे पास है अमोनिया NH3 है, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है बेटा। इसमें आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ऐसे कह लेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया, ठीक है। और परसेंटेज किसमें बेटा हमारे पास 100 ग्राम के लिहाज से होती है, ठीक है ना, याद रखना। हम जब भी बात करते हैं मोल के अंदर तो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए यूनिट, ठीक है। तो ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम है, हमारे पास 100 ग्राम अमोनिया है, उसमें सिंपल सा सवाल आपसे ये है, बताओ नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है या हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन का आपको बेटा मालूम ही है, जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, और अमोनिया का जो टोटल मास होगा, मॉलिक्यूलर मास कह लो, 14 इसका होता है, 3 इसका होता है बेटा, तो बनता 17। वैसे ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात बतानी है, उसके लिए मैं दोबारा कर रहा हूं इसको, ठीक है। और बेटा आपको पता ही है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके पास, आपको पता है हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 एटम है, एक एटम का मास 1 AMU होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अगर ग्राम में लेना तो 3 ग्राम आ जाएगा बाय द वे। और यहाँ पर बेटा क्या आएगा हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100, क्योंकि आपने बेटा परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। और हमने अमोनिया का जो वजन है बाई वेट लिया है या बाई मास लिया है, और 100 ग्राम मान के चल रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करो 14 को 17 के साथ बेटा, तो जवाब आता है आपका इसमें 82.35, जबकि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा जी 17.65, ठीक है। इसका आंसर आता है हाइड्रोजन का 17.65, ठीक है। अगर आप इनको जमा कर लेंगे तो आपको पता है ये तकरीबन 100 आ जाएगा, ये 550 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, आगे जाएगा तो बेटा ये हमारे पास 100 जवाब आ जाएगा 100 ग्राम। इन 100 ग्राम में हमारे पास 82.35% जो है वो क्या बेटा नाइट्रोजन है, जबकि आपके पास हाइड्रोजन है 17.65, ये जवाब आएगा परसेंटेज में, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हमने सिंपल क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली, ठीक है। और ये कैलकुलेशन का सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने क्या करना होता है, ईच एटम की जो कि एलिमेंट के हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना होता है। क्या मेरी बात यहां तक बेटा आपको समझ आई, ठीक है। अच्छा, ये तो फाइंड कर ली हमने, ठीक है। अगर आपसे ये तो आपको दिया हुआ भी बाय द वे है मैंने कि ये नाइट्रोजन के में इतना था, और आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता दिया मैंने NH3,
इसी तरह अगर हाइड्रोजन, अगर वाटर है H2O, ठीक है, उसमें बताओ हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, वो भी हमने कल फाइंड आउट कर ली थी। और फार्मूलाज क्या मैंने आपको बताया, वाटर का क्या होता है H2O, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल ऐसे आ जाए, उल्ट सवाल आ जाए, और वो सवाल क्या हो बेटा कि आपको परसेंटेज दी गई हो, ठीक है, यानी आपको परसेंटेज कंपोजिशन ये दी गई हो, ठीक है, और फिर आपसे ये पूछा जाए फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो एम्पिरिकल पहले निकालना पड़ेगा ना, ठीक है बेटा। यानी आपको उल्ट सवाल पूछ लिया। ये क्या था जी, तो बहुत सिंपल सा है कि आपको बता दिया ये कंपाउंड है, इसका बताओ जी इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है। ये तो सीधा सा सवाल है। अगर सवाल ऐसे आ जाए कि भाई आपको परसेंटेज दे दी, यानी से मैंने दे दिया यहाँ पर 60% नाइट्रोजन है और यहाँ पर दे दिया आपको 20% हाइड्रोजन है, ठीक है, साथ में दे दिया से कोई ऑक्सीजन है, ठीक है, वो 20% कह लो उसको भी, तो बताओ फार्मूला क्या है, वो किस कंपाउंड का मैंने यहां पर डाटा जो है वो परसेंटेज में लिखा हुआ है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करके बताओ। ये सवाल जब आता है देन फिर आपको ये वाली कैलकुलेशन करना ही पड़ती है। भाई आपने अगर इंपेरिकल फार्मूला निकाला है तो इसकी वजह भी तो होगी ना। उसका पहला स्टेप बता दिया मैंने, परसेंटेज फाइंड करनी है आपने, ठीक है, परसेंटेज आपको दे दी है और आपसे पूछा गया है बताओ इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आपने कैसे चलना है, आपने कैसे आगे उसको सॉल्व करना है। इसके 4 स्टेप है, एक स्टेप तो मैंने कर दिया भाई। सबसे जो पहला आपके पास स्टेप होता है वही होता है, क्या बोला, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। हर जो एलिमेंट है दिए हुए कंपाउंड में से उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर ले, ठीक है। परसेंटेज आपको दे यहां से निकालनी आगे बहुत सिंपल होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका कौन सा होता है, ठीक है, यानी इसका पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये पहला स्टेप ही था भाई। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होता है बेटा वो यही होता है कि डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड में दिए गए हर एलिमेंट की बेटा आपने क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कितनी है, ठीक है, वो तो सिंपल स्टेप है, ठीक है। अच्छा मैंने इधर एक ना न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल जो है ये आपको ये स्टेप्स भी समझा देगा और आपका जो तीसरा न्यूमेरिकल है एस्कॉर्बिक एसिड का वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डाटा लिया हुआ है बाय द वे। देखिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड है कोई भी हो सकता है, से कंपाउंड कोई भी है, ठीक है, उसमें कार्बन की आपको परसेंटेज बता दी, ठीक है, यानी पहला एटम कौन सा बने बेटा, कार्बन का, ठीक है, कार्बन। और दूसरा एटम उसको आपको कौन दिया बेटा, उसने कौन सा दिया, हाइड्रोजन का। तीसरा आपको एटम पता कौन सा दिया उसने, ऑक्सीजन का, ठीक है। से आपके पास 3 उसने एटम दे दिए जो लिखे हुए भाई हैं, ठीक है। ये कंपाउंड इन्हीं से मिलकर बनता है, जो बना हुआ है। अब आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन की इसने बताई है 37.5%। आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज बताई है इसने 12.5%, जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज बताई इसने 50%। यानी आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया, उस एक अननोन कंपाउंड के अंदर उसने आपसे कंपोजिशन दे दी आपको, ठीक है भाई, परसेंट कितने परसेंटेज आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप जो कि यहां पर भी मेंशन है, मैं यहां पर भी लिख दूंगा आपको। क्या करना होता है बेटा, आपने डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है, या ग्राम एटम्स को। दूसरा स्टेप यहां पर लिखेंगे बेटा, सेकंड स्टेप डिटरमाइन द ग्राम एटम्स, आप इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कहते होते हैं भाई द वे, ठीक है, मोल्स। डिटरमाइन द ग्राम एटम्स
of each element by dividing its mass और weight with, ये बाई कह लो, its अटॉमिक वेट कह लो या मास कह लो, मतलब क्या कि भाई आपने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। डिटरमाइन द ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द मास या इट्स मास और वेट विद इट्स एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आ जाएगा। समझ आया बेटा? यानी इसका जो मास होगा एटम का, जो भी मास दिया गया है आपके पास, ठीक है, उस पर आपको इसको क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड। डिटरमाइन द ग्राम एटम्स और मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द मास या बाय डिवाइडिंग इट्स मास और वेट विद इट्स एटॉमिक वेट और मास। इससे मुराद क्या शायर की? देखो कितना मास या वेट दिया हुआ है आपको, वो लिखेंगे ऊपर परसेंटेज में, और नीचे बेटा क्या आएगा? नीचे आएगा उसका जो एटॉमिक मास होता है। समझ आया? अब देखो जरा, ये दूसरा जो सवाल है, मोल कैसे निकाले हैं, ये देखा मैंने, मास और वेट। ठीक है, हमारे यहाँ मास चलता है, लेकिन मास और वेट दोनों इक्विवेलेंट होते हैं बाय द वे। ठीक है, उनका जो यूनिट होता है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इन योर केमिस्ट्री। अच्छा, एटॉमिक मास कितना दिया बेटा? सिर्फ यहाँ पर इस कंपाउंड में मास कितना है? 37.5। जबकि कार्बन का वैसे वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? आपको पता है 12। ठीक है, इसी तरह आपको दिया गया जो इसका परसेंट मास था कितना था बेटा? 12.5 हाइड्रोजन का। जबकि आपको पता ही है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो कितना होता है? 1.008। आप इसको सिंपली 1 भी कर लें तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो यहां पर परसेंट में कंपोजिशन निकाली थी वो 50 था, जबकि आपको पता है इसका एटॉमिक मास कितना था बेटा? 16। ठीक है, आप क्या करें बेटा? आप इसको हल करो और इसका आंसर निकालो। क्या आता है? 37.5। ठीक है, 12 2 पर 24, 3 पर 36 होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये 16 2 पर 48, 16 32 और 3 48, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये तो 1 ही रहेगा, यानी इसका तो बेटा 12.5 ही रहेगा, इसका 12.5 ही जवाब रहेगा, इसका थोड़ा सा 3 से ऊपर आएगा, इसका थोड़ा सा 3 पॉइंट से ऊपर आएगा। अब इसका आंसर जो आएगा बेटा वो मैं यहाँ से आपको लिख कर बता देता हूँ। यह आएगा बेटा आपका तकरीबन 3.125 आएगा, 3.125 आएगा। ठीक है, इसका आएगा बेटा 3.125। अंडरस्टूड सी बात है ना? 16 3 बार 48 होता है ना, तो 50 थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये कह लो कि तकसीम होगा 3 पर। ठीक है, तो 3.125 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता ही है 1 अगर नीचे आ जाए तो वैसे ही आ जाएगा बेटा 12.5, और ये आ जाएगा 3.125। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया कि दूसरे स्टेप के अंदर आपने ग्राम एटम्स फाइंड करने होते हैं या आपने बेटा फाइंड करना होता है मोल्स को। ठीक है, दोनों चीज सेम है भाई। दबे हमने पहले स्टेप में ये देखा कि अपने परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन आ गई, उसके बाद फिर आपने उस जो आपके पास एलिमेंट होते हैं उनका ग्राम एटम, ठीक है, मालूम करना है, या फिर आपने उसके मोल्स मालूम करने होते हैं बेटा जी। ठीक है, हमने एटॉमिक मास फाइंड कर लिया बेटा। ठीक है, या उसको आप वेट कह लो। उसके बाद बेटा अगला स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है इसका एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। ठीक है, एटॉमिक रेशियो जो फाइंड करेंगे वैसे लिखेंगे हम बाय द वे, डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग its moles
by dividing its mole with the smallest number of मोल। ठीक है, यानी आपके पास हर एलिमेंट का जो भी मोल आया है उसको आपने दूसरे एलिमेंट जिसका सबसे छोटा नंबर आया है या सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसके साथ आपने क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। यहां पर देखिए हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 3.125, इसके मोल्स हैं 12, इसके भी 3.125 आए हैं। अब आपने जब एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है ना तो हमने इसके मोल्स या ग्राम एटम्स, इसके मोल्स या ग्राम एटम्स, इसके मोल्स या ग्राम एटम्स को बेटा क्या करना है, जो सबसे इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल आए हैं उस पर तीनों को डिवाइड कर देना है, उसको भी डिवाइड करना है और बाकियों को भी। ठीक है, अब देखो मेरे पास इसके मोल बेटा मेरे पास आए कितने, पहला देखो 3.125 और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल भी इतना ही है 3.125। इसके देख लो, इसके 12.5 और सबसे थोड़े मोल जो आए वो भी कितने बेटा, वो है मेरे पास 3.125। ठीक है, यहां पर जो मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के 125 आए हैं और सबसे छोटा मोल जो आया बेटा वो भी कितना है 3.125 है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये वाली और ये वाली, ठीक है बेटा, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इसको हम क्या करेंगे बेटा, जब निकालेंगे तो जो जवाब आएगा, जवाब बेटा आपके पास फ्रैक्शन में आएगा, जवाब आपके पास वैसे नहीं आएगा। क्या ख्याल है आपके पास, देखो ना यहां पर क्या आ रहा है बेटा 3.125 आ गया। ठीक है, या वैसे आ रहा है, ये कट गया, वन आ गया यहां पे, ये कट जाएगा बेटा, आपको पता ही है ये 3-4 बार, ये 5 को तकरीबन ये 4 आ गया और ये भी कट जाएगा वैसे ही, ये 1 आ गया। तो मेरे पास एटॉमिक रेशियो जो आई है बेटा वो क्या आई है 1 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के और इसी तरह बेटा आपके पास आया है 1 ऑक्सीजन का। समझ आया, यानी आपके पास मैंने एटॉमिक वेट, ठीक है, निकाला, या आप कह लो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताए, उसके बाद हमने उन नंबर ऑफ मोल्स को आगे एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करना था। तो वो हमने कैसे किया, हमने हर एटम की जो रेशियो होती है उसको फाइंड करने के लिए हमने ये करना होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होता है उस पर उसको तकसीम कर देना होता है, जो कि यहां पर आ गया है। समझ आ गया। अच्छा, अब मेरे पास यहां पर जो जवाब आ रहा है 1, 4 और 1, अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये एक होल नंबर आ रहा है बेटा। ठीक है, ये मेरे पास एक होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं यहां से सीधा ये लिख सकता हूं कार्बन की रेशियो 1 है, हाइड्रोजन जो है बेटा मेरे पास 4 है और ऑक्सीजन मेरे पास 1 है। क्या आपको यहां तक समझ आया? अगर ऐसा ना हो, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपको जवाब होल नंबर ही मिल जाए। मैंने यहां पर लिखा एटॉमिक रेशियो एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एटॉमिक रेशियो आपके पास एक होल नंबर या होल इंटीजर निकल के आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, अशारिया नहीं आ रहा, तो वही उसका बेटा क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। समझ आया? अगर ऐसा ना हो तो फिर बेटा आपको एक और स्टेप करना पड़ता है, उसकी फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको उसको किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता है तीनों को, ताकि उसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए और आपके पास बेटा एक होल नंबर रेशो आ जावे। समझ आया यहां तक कि नहीं? ठीक है, अब मैं वो लिख दूंगा स्टेप जो था भाई दबे, ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, हम अब उसको बाद में किसी और मेथड यानी किसी और न्यूमेरिकल में वो वाला जिसमें फ्रैक्शन वाला सीन आ जाए उसको भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर चौथा स्टेप लिखूंगा आपके पास और वो ये होगा, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर देन इट
सिंपली रिप्रेजेंट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। कि अगर एटॉमिक रेशियो जो है एक सिंपल होल नंबर आ गया है, देन इट सिंपली रिप्रेजेंट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, या इट सिंपली गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला, सीधा उसके एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अदरवाइज you have to multiply that atomic ratio या रेशियो कह लो with suitable number to get whole number। समझा बेटा? नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, ये अच्छा भाई दबी, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट रेशियो विद सूटेबल नंबर टू गेट द एटॉमिक रेशियो या होल नंबर कह लो। समझे बेटा? यानी आपके पास पूरे का पूरा नंबर आना चाहिए बेटा, उसका फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। क्या यहां तक समझाया बेटा आपको? चौथा स्टेप, ये मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं कि आपने जब भी कोई एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये पहले क्राइटेरिया होता है कि परसेंटेज फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने उसका मास निकालना होता है, ठीक है। और मास कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही है कि आपने उसके मास को एटॉमिक मास पर डिवाइड कर देना होता है, फिर एटॉमिक रेशियो निकालनी होती है। और अगर बाय डिफॉल्ट एटॉमिक रेशियो आपकी होल नंबर आ गया है, यानी फ्रैक्शन नहीं आई, तो बेटा वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन आ गई है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद सूटेबल डिजिट, ताकि वो रेशियो जो है वो एक कंप्लीट इंटीजर बन जाए, फ्रैक्शन में खत्म हो जाए। समझ आया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? आपके वो बोला यहां तक आपको समझाता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, और वो क्या, हमने फाइंड करना था बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। क्या ख्याल है, मैंने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया? इस वाले में जवाब आएगा हाँ जी। मैंने आपको सवाल ये बताया था बेटा कि बताओ इस वाले कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। मेरे पास जो है बेटा, जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, उधर से चल जाओ बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, इससे हमने क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब जरा एम्पिरिकल फार्मूला का फाइंड करो, एम्पिरिकल फार्मूला का फाइंड करो बेटा, क्या बोला, मास। वो सिंपल सा आ जाएगा ना। देखो क्या है बेटा, कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का बेटा एक होता है 4, इसका 16, जमा करो 20 और 12 के बन गए बेटा 32। एम्पिरिकल फार्मूला मास of that compound is 32, whereas the given mass of the compound is 64 gram per mole, which is the molecular mass। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ था कितना, 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये कितना आया, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा, हमारे पास ये आया है। समझा यहां तक? अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दरम्यान में से कुछ कट गया था, ठीक है, कॉल आ गई थी एक्चुअली। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर मास था 64, जबकि आपको दिया हुआ ये वाला था, और निकाला आपने कितना बेटा, 32 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब वो कहता था बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये आपने फाइंड करना था बाय द वे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया आपने बाय द वे। अच्छा चलो आ जाओ, मैंने आपको अगर याद पड़ता हो शुरू में बताया था N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, यह मैंने बताया था। इससे आपको सूटेबल डिजिट मिल जाता है। चलें देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना था बेटा, 64, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 64 था।
इंपेरिकल फार्मूला मास कितना बेटा निकाला मैंने 32, सूटेबल डिजिट कितना है बेटा 2। यानी अगर आप इस कंपाउंड को जो कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें विद 2 तो बेटा जवाब क्या आएगा C2 हाइड्रोजन का बेटा 8 और ऑक्सीजन का बेटा 2। ये आ जाएगा आपका क्या बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। क्या बेटा आपको समझ आया? अच्छा ये ना आपके आगे जाकर बताया जाता है जब आप कंबस्टन एनालिसिस पढ़ लेते हो ना, तब ये वाली बात लिखी होती है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने शुरू में इकट्ठा ही समझा दिया था, उसमें ये आ रहा था कि आपने इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां से ये वाला निकालना बता दिया कि आपके पास n जो कि आपके पास एक सूटेबल इंटीजर है या डिजिट है, ठीक है, वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास के। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन था हमें और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया 32 आया, ठीक है। जवाब बेटा क्या है 2। अब जो 2 आया है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे विद दैट एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या आ जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि मैं आपको यहां पर ऐसे करके हमने ये वाला सीन ऐसे किया ना, देखो इसको हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मास कह लो इज इक्वल टू एन, जर क्या आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, बाद में मास कह लो, ऐसे आया ना। मास तो पता ही है अंडरस्टूड, जब मॉलिक्यूलर आ गया बेटा उस सारे का मास भी तो आएगा ना, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सूटेबल डिजिट N2 आएगा बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। ये वो रिलेशन है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आना चाहिए आगे जाकर, इससे मुताबिक आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम्पल है मेरे ख्याल में शायद 4 है, ठीक है, वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह करनी है, सेम आपके पास वो वाली एग्जाम्पल अटेम्प्ट हो जाएगी। या मैंने एक आर्बिट्रेरी सा डाटा लिया था ताकि आपको ये स्टेप्स समझा सकूं। क्या बेटा आपको यहां तक समझ आया? अब आपका जो है ना न्यूमेरिकल दिया हुआ एस्कॉर्बिक एसिड वाला, ठीक है, वो आपको मैं यहां पर करवा देता हूं, इस डाटा पर एस्कॉर्बिक एसिड लिख देना, बाकी सारा तो वही आएगा, ठीक है जी बेटा। आपके ये न्यूमेरिकल है बाय द वे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक की 3 एग्जाम्पल है बेटा आपकी बुक की, बहुत सिंपल सी है। आपको बताया हुआ एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको आप विटामिन सी भी कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया सर C6H8O6, ठीक है बेटा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इस फार्मूले के बाद उसने बता दी कंपोजिशन परसेंटेज किसकी बेटा कार्बन की, ठीक है, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी बेटा जी, इसकी बताइए 40.92, हाइड्रोजन की बता दी आपको 4.58 और बेटा आपको ऑक्सीजन की बता दी 54.5। ये बेटा आपको वो कंपोजिशन बता दी है परसेंटेज में एस्कॉर्बिक एसिड की, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसने बता दिया, ठीक है, काम भी सारा कर दिया हमने। जो इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने खुद ही निकाला था, ठीक है। अब बेटा दूसरा काम क्या होता है जी, परसेंटेज बता दी, पहला जब यही था डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इन द कंपाउंड, वो तो बता दी उसने खुद ही। दूसरा क्या था डिटरमाइन द ग्राम एटम्स और मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग इट्स मास और वेट बाय विद द इट्स एटॉमिक वेट और मास। यानी जो मास दिया हुआ है ये वाला परसेंटेज में, इसको बेटा क्या करना है आपने, इसको आपने इसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करके बेटा इसका आपने एटॉमिक वेट निकालना है। इसके बाद ये वाला आ जाएगा 4.58 है बाय द वे, हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, इधर आ जाएगा 54.5 है और इसका 16 होता है बेटा जी। इन तीनों का आपने बेटा जी क्या फाइंड करना है, ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं या मोल्स फाइंड आउट करने हैं। याद रहे हम जितनी वैल्यूज लेते हैं वो यहां पर वेट में या मास में यानी ग्राम में लेते हैं, उसका यूनिट ग्राम में आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना क्योंकि मोल के लिए सारा काम हो रहा है, ठीक है बेटा जी। अब इसकी देख लो आंसर क्या आता है बेटा जी, 40.92 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.41 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी 3.41 आ गया है बेटा आपके पास क्या जी नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा कार्बन के, जबकि हाइड्रोजन के बेटा नंबर ऑफ मोल्स आते हैं आपके पास जितने थे 4.58 क्योंकि 1.008, ठीक है, अगर अपन डिवाइड करेंगे तो तकरीबन वही रहते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल प्रीसाइजली भी करना चाहते हैं लकीर के फकीर यानी आपने करना ही करना है, तो यहां पर फिर बेटा आपके पास आ जाएगा आंसर 4.54 आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन वही रहा, ठीक है, 0.4 का ही फर्क आया है। जबकि ऑक्सीजन का बेटा आंसर आता है मेरे पास
3.406। अब आपके पास एटॉमिक वेट आ गया, सॉरी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स आपने फाइंड कर लिए हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है बेटा जी, अब आपने क्या करना है, इसके बाद बेटा एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी थी। देखो कैसे की थी अपने, डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग इट्स मोल विद द, ठीक है विद द आएगा बाय द वे, मैंने विद लिख के द लिखा नहीं है, विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब इसमें बताओ सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल किसका आया, इसका। तो हमने इन तीनों को इसी पर डिवाइड कर देना है, 3.41 डिवाइडेड बाय 3.406, ये आएगा 4.54 डिवाइडेड बाय 3.406, ये आएगा 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406, ये तो कट जाएगा सिंपल, आंसर आएगा 1। इसका थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा क्योंकि वो 41 है, वो 40 है। देखो क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा वो कहता है जी हमारे पास, इसको भी राउंड ऑफ करके वो कहता है जी 1 आ गया, कट गया सिंपल। इसका जो बेटा आंसर आता है वो कहता है 1.33, इतना ही आता है ना, 1.33 बेटा इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो रेशो आई है 1, ठीक है, फिर आया है 1.33 और फिर बेटा मेरे पास क्या आया है 3। ये था हमारे पास तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप यहां पे चलेगा, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर देन इट सिंपली रिप्रेजेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन यहां पर तो सिंपली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। सो आपको इन तीनों को जो यहां पर रेशियो लिखी है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, 1:1.33 रेशो 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा विद सूटेबल डिजिट। यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट रेशियो विद सूटेबल नंबर टू गेट द होल नंबर। समझ आया? अब आपको होल नंबर मिलने के लिए बेटा यहां पर आप कह रहे हैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर जो आपके पास होल नंबर में बेटा आ जाता है। इसका आएगा बेटा 3, इसका बेटा आ जाएगा 4, इसके बेटा आ जाएगा 3। देखो ना ये 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 99.9 आ जाएगा, तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 3। तो बेटा ये किसका आया, ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, ये भी कार्बन था। तो आप लोग लिख नहीं सकते कि कार्बन का 3, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 3। ये बेटा आपके पास है क्या बोला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यही है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये बेटा आपके पास आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला, किसका बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है, देखो ना ये मैंने जब आपको शुरू में समझाया था, तो ये अगर इसको मैं 2 पर डिवाइड करूं तो 3, ये 4, ये 3 आ जाएगा, सीधा ही आ जाएगा नीचे। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरे पास 6, ये 8 था, ये 6 था। ठीक है, 6:8:6 आया बेटा। ठीक है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तीनों को, बेटा आंसर आएगा आपके पास 3:4:3, ये आया। ठीक है, ये तो सीधा तरीकाकार है, यानी ये हमारे पास निकालने का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे निकालना होता है। उम्मीद है आपको ये वाला आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।